ट्रिपल तलाक बिल दोनों सदनों से पारित होते हुए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ और लागू भी हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत मानी जा रही है कि इंस्टेंट तलाक की वजह से वो कोई ठौर नहीं था जहाँ पे उनकी सुनवाई हो पाती, लेकिन विपक्ष इसे ऐतिहासिक गलती सरकार की बता रही। अब किस रूप में इस पूरे ट्रिपल तलाक मामले को देख रहे हैं और विपक्ष का जो ये विरोध है, खासकर कांग्रेस और ओवैसी साहब का, जो कि मुस्लिम समाज के विरोध में बता रहे हैं सरकार का ये फैसला। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और ऐतिहासिक गलती रहेगी सरकार की अगर ये कानून लागू होता है। नहीं, कांग्रेस को तो ये कहना ही चाहिए, इसलिए कि जिस तरह उन्होंने 1986 में शाहबानो केस में, जहां एक 67 वर्षीय वृद्ध निसहाय निराश्रित महिला जिसके पास 2 वक्त की रोटी का ज़रिया नहीं था, और उसको अदालत ने, ध्यान रखिएगा, किसी सिविल कानून के तहत नहीं, क्रिमिनल कानून के तहत, CRPC के तहत 174 रुपये और 20 पैसे प्रति माह के पेमेंट का फैसला किया था। उन्होंने 1986 में कानून पास करके उस बूढ़ी महिला के मुंह से निवाला छीन लिया। मुझे जहाँ तक मुझे पता है उस वक्त में आप कांग्रेस में थे और आपने जब ये ऑर्डिनेंस राजीव गांधी के रिजिम में लाया गया था, लॉ लाया गया था, आपने उसका बहुत पुरजोर विरोध किया था और कहीं ना कहीं ये वजह भी मानी गई कि आपने इसी वजह से कांग्रेस को छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा, मुझे निकाला गया, मैंने तो मंत्रिमंडल छोड़ा। हाँ। मैंने सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त भी, ओवैसी साहब आज भी पर्सनल लॉ बोर्ड के ये अब मेंबर हैं, पहले इनके पिताजी मेंबर थे। उस पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या कहूँ आपसे, मैं सच कहता हूँ। कुरान में एक वाक्य है आयत में, जहाँ प्रॉफिट साहब को कहा जा रहा है, ये लोग आपसे पूछते हैं कि खैर खैरात के काम में कितना पैसा खर्च करें, इनसे कहिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे पास है वो सब गरीब को, कमज़ोर को, निराश्रित को, निस्सहाय को, भूखे को, यतीम को, वो सब दे दो जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारे पास है। जिस धार्मिक परंपरा में ये कहा गया हो कि जितना तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है उसको खर्च कर दो गरीबों पे। यहाँ पे एक ऐसी औरत, कानून बिल्कुल साफ है, उसका हेडिंग है प्रिवेंशन ऑफ वैग्रेंसी एंड डेस्टिट्यूशन, दरिद्रता और आवारगी को रोकने के लिए ये प्रावधान है, जो 1986 में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करूं, तो वो अदालत जा सकता है और अदालत उसको 500 रुपये से, ये गुजारा का खर्चा नहीं है, ये केवल भत्ता है, अदालत केवल 500 रुपये तक दिला सकती थी। इसके हक़ में बेचारी के हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट से तो 25 या 27 रुपये का फैसला हुआ था, उसको बढ़ा के हाई कोर्ट ने 174 रुपये 20 पैसे किया। उसका पति, धर्म का नाम, और वो पति कौन था? इंदौर का ऐसा वकील जिसकी उस ज़माने में 60,000 रुपये साल की वार्षिक आय थी उसकी। वो कहता है कि अगर मैं इसको 25 रुपये दे दूंगा या 174 रुपये दूंगा तो ये मेरे धर्म के सिद्धांत के खिलाफ होगा। और ये पर्सनल लॉ बोर्ड जो अपने आप को आलिम कहते हैं, इन्होंने कुरान को इन्होंने जो मैंने भी आपको आयत बताई उसको अनदेखा कर दिया। कुरान में एक और आयत है, वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और वो औरतें जिनको तलाक दी गई है उनका भी ये अधिकार है कि उनको एक उचित राशि दी जाए। इसको मना कहाँ किया गया है ये कभी ये नहीं बता सके, लेकिन एक पैट्रियार्कल सोसाइटी बना, औरत को दबा के रखने के लिए, महिला को अपना वर्चस्व बनाने के लिए इन्होंने ये स्टैंड लिया। मैंने तो, आप कह रही हैं मैंने बहुत विरोध किया,
विरोध मैंने उतना बड़ा नहीं किया था जितना बड़ा मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के समर्थन में जो मैंने बहुत ज़ोर से तकरीर करी थी हाउस में। जब ये लॉ पास किया गया तो जिस दिन ये बिल लाया गया सदन में, मैंने उस दिन इस्तीफ़ा दे दिया। और जिस दिन ये बिल पास किया जा रहा था, मैंने उस दिन कहा कि मैं पार्टी के व्हिप के अनुसार वोट दे दूंगा, लेकिन मेरा ये अधिकार कि इस मानव विरोधी, महिला विरोधी, इस्लाम विरोधी, संविधान विरोधी कानून जिसको आप ला रहे हैं आज, मैं इसकी मुखालफत मुस्तकिल करता रहूँगा। ये मेरा अधिकार है और मैं जन चेतना जागृत करूँगा। मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई आप काफ़ी लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, खासकर इस तलाक के इशू को लेकर के। आज जब ये ट्रिपल तलाक के आगे को लेकर के ये बिल पास हुआ है, कानून बन चुका है, कितनी बड़ी राहत मानते हैं मुस्लिम सोसाइटी के लिए, खासकर उन महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण को लेकर के? आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये तकरीबन हिंदुस्तान में लगभग 1000 साल पुरानी कुप्रथा है। इसकी जड़ें कितनी गहरी, और मेरे नज़दीक जो केस तलाक के हो गए वो वहाँ पे बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन फिर भी वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अगर कोई साथ नहीं रहना चाहते तो मजबूर भी नहीं किया जा सकता। मेरे नज़दीक इसमें असल समस्या जो है वो ये है कि जब एक मुस्लिम लड़की, बच्ची जवान होना शुरू करती है, उसके दिमाग में ठूस ठूस के भरा जाता है तुम्हारे पति का ये अधिकार होगा कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल सकता है किसी वक्त। उसकी मानसिकता, उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है। वो अपने व्यक्तित्व को जिस तरह उसका, अब ये नहीं कि सारी मुस्लिम महिलाएं अपने व्यक्तित्व को कुंठित कर लेती हैं। अगर वो मानिए उनका विकास होता है तो ये मान लीजिए वो बड़ी बहादुर हैं, चूँकि ये सब सुनने के बावजूद वो संघर्ष करती हैं और अपने आप को ऊपर लाती हैं। लेकिन आम महिला के लिए तो ये ऐसे था जैसे ये कितना जालिमाना है। इसका अंदाज़ा आपको तभी हो सकता है जब आप ऐसी महिलाओं से बात करें जो इस प्रक्रिया से गुजरी। सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको सुना इस ट्रिपल तलाक। आप थी वहाँ पे? बिल्कुल थी, मैं वहाँ कोर्ट के परिसर में थी जब आप आर्गूमेंट कर रहे थे, महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये आपने साफ कहा कि कुरान में इसे बहुत बड़ा पाप बोला गया है तलाक। कुरान में तो इसका जिक्र ही नहीं है। कुरान वो लोग जो इसका को डिफेंड करते हैं वो ये मानते हैं कि ये पाप है और पाप को हराम कहते हैं, और जो चीज़ को खुद हराम और पाप कह रहे हैं उसको डिफेंड करते हैं। तो इसका लॉजिक यही लोग दे सकते हैं। अब आपने एक ओवैसी साहब की बात की थी। ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कह दिया कि साहब ये भेदभाव है कि हिंदू पुरुष को 1 साल की सज़ा और मुस्लिम पुरुष को 3 साल की सज़ा। साहब तलाक के लिए पता नहीं, ये बैरिस्टर हैं तो इनका कौन सी किताब इन्होंने पढ़ी है। तलाक के लिए कोई सज़ा है ही नहीं, ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना किसी और को। तलाक के लिए सज़ा नहीं है। तलाक अवांछनीय काम है लेकिन उसकी इजाज़त है, लिहाजा उसमें सज़ा नहीं हो सकती। वो सिविल मैटर है, सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में, न्याय शास्त्र में, एक वक्त में 3 तलाक दे के बाहर निकाल देना पत्नी को, फौरी तौर पे संबंध विच्छेद कर देना, इसको कभी भी सिविल मामला नहीं माना गया। यही तो बात है जो कांग्रेस और ओवैसी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसको सीआरपी से, ये सिविल मैटर है, 2 लोगों के बीच का मैटर है, इसको क्रिमिनल एक्ट के, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, क्रिमिनल एक्ट के तहत रख के कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि इससे केवल एक बात पता चलती है कि ये नारा लगाना जानते हैं। ये इन्होंने कभी मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का न्याय शास्त्र का अध्ययन भी नहीं किया। मुस्लिम न्याय शास्त्र में एक वक्त, देखिए, सिविल मैटर होने के लिए सिविलाइज्ड बिहेवियर होना चाहिए। ये इसे सिविलाइज्ड एक्ट नहीं माना गया।
इसको आपराधिक कार्य माना गया है शुरू से। जो चीज़ को हज़रत उमर ने आपराधिक कार्य माना, जिसको इनकी किताबें कहती हैं कि ये आपराधिक कार्य है, ये पाप है, उसमें तो मैंने एक सवाल पूछा इनसे, इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप मुझे कोई एक काम बता दीजिए मुस्लिम न्याय शास्त्र में जिसको हराम माना गया हो और उस काम के करने पर सज़ा का प्रावधान ना हो। जब आप खुद कह रहे हो ये हराम है, नहीं होना चाहिए, मतलब और इसको क्रिमिनल एक्ट के तहत रखना आप इसको जायज़ मान रहे हैं? नहीं, ये है काम ही क्रिमिनल है। ये भारत सरकार ने नहीं किया, हजरत उमर ने किया है। लेकिन भारत में इसको लागू होते होते 50 साल लग गए। भारत में तो 1972 में केरल कोर्ट ने पहली बार बोला। मैंने मान लिया, हमारे यहाँ तो आप कह रहे हैं लागू होने में देर लग गए। हम तो कांग्रेस जो आज कुछ कर रही है वो इसीलिए तो कर रही है कि हमने तो गंगा को उल्टा बहाने की कोशिश करी। हमने तो वो सुधार का काम जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था उस पर भी कानून पास करके उसको भी पलटने की कोशिश करी। तो इसीलिए ये अपने कुकृतों पे पर्दा डालने के लिए ये आज ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुस्लिम न्याय शास्त्र में आपराधिक कार्य है। आपराधिक कार्य में तो आपको अपराध में जो सज़ा है वो देनी ही पड़ेगी। ये सिविल है ही नहीं। सिविल तरीका है वो, सिविल मैटर वो है जिस तरीके से तलाक देने का तरीका कुरान ने बताया, वो सिविल। ये मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। भारत के संविधान में अनटचेबिलिटी को हटाया गया। अगर आपने कोर्ट में बहस सुनी तो इसका मतलब आप कोर्ट को रिपोर्ट करती हैं। जी बिल्कुल। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ और सब ने ये मान लिया कि अब अनटचेबिलिटी ख़त्म हो गई। लेकिन 20 साल बाद सब ने रियलाइज़ किया कि नहीं, अनटचेबिलिटी तो ख़त्म नहीं। फिर क्या किया, उसको दंडनीय अपराध बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का दर्जा रखता है या नहीं रखता है? अगर उस कानून को स्वीकार कर लिया गया होता और पहला केस 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेके और पार्लियामेंट में बिल आने तक जो 3 महीने का वक्त है, उसमें 350 से ज़्यादा तलाक़ें हुई हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवमानना थी या नहीं थी? मैं इन लोगों से पूछता हूँ, ये हमें तरीका बता दें कि उस अवमानना को कैसे रोका जाए। ये तरीका कैसे बताएंगे? नहीं, ये तरीका कैसे बताएंगे? ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसने तो जजमेंट देने के 10 दिन बाद भोपाल में कह दिया कि दिया करे कोर्ट फैसले। हम नहीं मानते, हम मानते नहीं, तलाक जारी रहेगी। तो क्या भारत की सरकार और भारत का समाज खामोश तमाशाई बने बैठे रहे? आंखों पे पर्दा डालने के इस देश की संस्थाओं का अपमान हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है। पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की तरह सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला भी कानून का दर्जा रखता है। अगर उसका उल्लंघन किया जा रहा है और कोई लोग उसका उल्लंघन कराने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, तो फिर कानून बनाना ही पड़ेगा ताकि उसको सज़ा दी जा सके। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि सोशल रेवोल्यूशन के लिए, किसी भी कुरीति को हटाने के लिए सामाजिक अवेयरनेस, जो सोशल अवेयरनेस है उसका होना बहुत ज़रूरी है। और वो उसी समाज से, इतिहास गवाह है कि जब तक उस समाज की तरफ से नहीं हुआ है तब तक वो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल भी नहीं हुआ है। चाहे हम सती प्रथा को लें, चाहे बाल विवाह को लें, या अनटचेबिलिटी को भी लें। जब ये कानून बना, लेकिन सोशल अवेयरनेस जब तक नहीं आया तब तक ये मिनिमाइज़ नहीं हो पाया। हाँ, कड़े कानून बनाए गए, उसका भी कहीं ना कहीं वह रहा। लेकिन अभी तक मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस कुरीति को लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के मेल विंग हैं, जो उनके मर्द जो हैं, उनके जो आदमी का जो समुदाय है, वो अभी तक इसका विरोध कर रहा है। आखिर वो कौन सी ऐसी लस्ट है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो उनको ट्रिपल तलाक ख़त्म होने को डरा रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं लाचार हो जाएंगे? असल में माफ़ कीजिएगा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मीडिया की एक मजबूरी है। आप जितनी बेतुकी बात करिए उतना मीडिया उनको मीडिया में जगह मिल जाएगी। तो ये जो बेतुकी बात करने वाले हैं, इनको चूँकि मीडिया में, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इनको जगह मिलती है, नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनको भी जगह मिल जाती है बेतुकी बात करने वाले। तो उससे एक इम्प्रेशन जा रहा है कि मुस्लिम पुरुषों में
ऐसे लोग नहीं मुस्लिम पुरुषों में तो ऐसे लोग 1986 में 300 के करीब लोगों ने, कुछ ज़्यादा या कुछ कम, बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को पत्र लिख के उन्होंने ये मांग की थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात बिल्कुल न मानी जाए। उन्होंने कहा था आरिफ मोहम्मद खान ने जो बात कही है पार्लियामेंट में वो सही है। ये कौन लोग थे? इसमें टॉप IAS ऑफिसर्स थे, IFS ऑफिसर्स थे, IPS ऑफिसर्स थे, 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के मुस्लिम प्रोफेसर्स थे। कोई याद भी नहीं रखता। क्यों? क्योंकि ये लोग हिंसक भाषा बोलते हैं, ये लोग आक्रामक भाषा बोलते हैं। आक्रामक भाषा से खबर बनती है। ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम पुरुषों में उनकी तादाद नहीं। अगर वो तादाद ना होती तो मुझे आपका नहीं पता कि आप, और ना मैं पूछूंगा आपसे कि आपकी आयु कितनी है, लेकिन जिन्होंने 1986 को ठीक से देखा है, 1986 में कोई दिन नहीं था जब ये बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें नहीं कर रहे थे, कह रहे थे धर्म खतरे में। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया है तब से ये कोशिश करते रहे, पूरे देश में एक सभा नहीं कर पाए। क्योंकि बात मुस्लिम समुदाय की हो रही है सर, तो आज के माहौल को देखते हुए इस ट्रिपल तलाक से हटके एक सवाल करना चाहूँगी। इस मौजूदा सरकार में ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है, ऐसा माहौल बना हुआ है कि बार बार ये आवाज़ें हर तरफ से आती रहती हैं कि इस देश में हिंदुत्व का पुरजोर हो रहा है और कहीं ना कहीं इस्लाम जो है वो ख़तरे में है, मुसलमान समुदाय जो है वो ख़तरे में है और वो खौफजदा हो गए बीजेपी की वजह से। हाँ, खौफ के माहौल में जी रहे हैं। सही, आप सही कह रहे हैं। तो आज तो बीजेपी की वजह से खौफ का माहौल है। 1986 में क्यों था खौफ का माहौल, मैं अब पूछ रहा हूँ आपसे। 1986 में तो बीजेपी के 2 मेंबर थे, तब इन्होंने इतना हिंसक आंदोलन क्यों चलाया था? आपको मालूम है? उनकी बातें मानी गई उस वक्त में। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ ना कि तब, आज तो वो कह रहे हैं ना कि 1986 में गलती हुई थी, तो फिर वो गलती करी क्यों थी? उस वक्त तो बीजेपी नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी इनके नज़दीक ख़तरा था। 1946 में जब यही लोग 1946 में कह रहे थे, 1986 में इन्होंने कहा हमारा धर्म अलग है, हमारी पहचान अलग है, मिली तशख़्ख़ुस, और 1947 में कह रहे थे हमारा धर्म अलग है, हम कौम अलग हैं। तो ये तो कोई वक्त ऐसा बताएंगे आप मुझे जब इन्हें इनके दिमाग में भय ना हो, जब इन्हें असुरक्षा की भावना हो? ये तो हर वक्त सुरक्षा और असुरक्षा, देखिए ध्यान रखिए हमेशा, कानून का पालन करने वाला कोई व्यक्ति किसी से नहीं डरता। जो गुंडे होते हैं ना, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सलमान रुश्दी की किताब के बैन करने के बाद कितने लोग मारे गए? आप बता दीजिए, शायद मैं उतना आंकड़ा 300 के करीब। इनको किसने लिंच किया? इन लोगों ने किताब लिखी थी, इन्होंने किसी का अनादर किया था, उनके खिलाफ कोई मुकदमा चला था। कौन थे ये लोग? यही मानसिकता वाले लोग हैं वो। इन्होंने ही औरों को भी लिंचिंग करना सिखाया। आज लिंचिंग का भी माहौल है। आज नहीं है, वो लिंचिंग नहीं थी 200। मेरे ऊपर हमला हुआ जामिया में 1990 में, मेरे 1986 में 3 बार हमला हुआ मेरे घर पे। यूथ कांग्रेस के लोग अपने दफ्तर से उनके ग्रुप भेजे गए जिन्होंने आके मेरे घर पे हमले किए। मेरे ऊपर हैदराबाद में मजलिस के गुंडों ने हमला किया मेरे ऊपर एयरपोर्ट पर। बाराबंकी में हमला हुआ, बहराइच जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहाँ पे मेरे ऊपर हमला ऑर्गेनाइज कराया गया। आज ये तब बीजेपी पावर में थी। कौन करा रहा था वो? और जामिया में मुशीरुल हक साहब की, जिनकी हत्या कर दी गई थी श्रीनगर में, मैं उनके जनाजे में शामिल होने के लिए गया। आधा घंटा उनके घर से लेके नमाज पढ़ने और कब्रिस्तान तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा। ठीक उस वक्त अंधेरा हो चुका था, ठीक उस वक्त जब जनाजा कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा था, मैं थोड़ा उसके पीछे था। एकदम से लाइट गई, ब्लैकआउट हुआ और पीछे से किसी ने मेरे सर में रॉड मारी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मुझे बॉडीली लिफ्ट करके
गाड़ी में डाल के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर 10-15 मिनट और लेट हो जाते तो केस क्रिटिकल हो जाता। लेकिन आज बात हिंदू और मुसलमानों के बीच में हो रही है। बाबा, बात उस जहन की हो रही है जो राय की विभिन्नता के कारण दूसरे की जान लेना चाहता है। इस पे लेबल लगा देने से अपराध की जघन्यता तो कम नहीं होती। सरकार बोल रही है कि हमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी चाहिए, मोदी जी बोल रहे हैं, लेकिन वो विश्वास कहीं ना कहीं गायब है। ऐसे में मुसलमान समुदाय का भविष्य कहाँ आप देखते हैं भारत में? जो भारत का भविष्य है वो मुसलमानों का भविष्य है, अलग से नहीं हो सकता, अलग से नहीं हो सकता। मुझे अपने आप को, और ये आप जब मुसलमानों के लिए कह रही हैं ना, तो ये मुसलमानों में ये जो प्रिविलेज सेक्शन है ना, जो अगर जब दूसरी गवर्नमेंट्स होती थी, कोई माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है, कोई प्लानिंग कमीशन का मेंबर है, कोई इसका मेंबर है, कोई उसका मेंबर है, आज उनकी वो पोजीशंस चली गई हैं। गांव में चलिए, आम मुसलमान को न तब कुछ उसको तो वो मिलता है जिसकी वो मेहनत करता है। ये समस्या मुसलमानों की नहीं है, ये समस्या इन चंद लोगों की है जो बगैर किसी मेहनत के, पसीना बहाए हुए, बगैर कॉन्स्टिट्यूंसी के ये सत्ता का को भोगना चाहते हैं। ये इनकी समस्या है, ये मुसलमानों की समस्या नहीं। आखिरी सवाल सर, कि मौजूदा माहौल को देखते हुए, सरकार के पॉलिसीज़ को देखते हुए, आपको इस देश जरा वो और बता, एकजुटता और एक मुझे वो पॉलिसीज़ बता दीजिए जिससे आपको एकजुटता में ख़तरा नज़र आ रहा है। वो पॉलिसी बताइए ना, सिर्फ ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि पॉलिसीज़ को देखते हुए। कौन सी पॉलिसी? नहीं, मैं बोल रही हूँ कि कहाँ लग रहा है भारत का भविष्य, कहाँ लग रहा है? भाई आप कह रही हैं इन पॉलिसीज़ को देखते हुए, तो उनमें से कोई पॉलिसी बताइए जो एकता को तोड़ने वाली हो। नहीं, मैंने नहीं देखा लोग ऐसा। भाई लोगों की, हम उन लोगों को क्यों डिस्कस करें जो बेबुनियाद बातें करते हैं? उनको डिस्कस क्यों करें, उनको महत्व क्यों दें? मैंने बार बार उनसे कहा, एक केस लाओ जहां लिंचिंग का केस हो। इस देश में इतना बड़ा पुलिस का तंत्र काहे के लिए? इसके लिए मतलब हम पुलिस तंत्र काहे, अब ये सोचें कि डकैती नहीं होगी, हम ये सोचें मर्डर नहीं होगा। नहीं, तंत्र इसके लिए है कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप एक केस लाइए जहां कार्रवाई नहीं हो, चलिए मैं चलता हूं उसके बाद, लेकिन सिर्फ हर वक्त भेड़िया चिल्लाइए, इसका कोई मतलब नहीं। पहले ही बार मैं बताऊं आपको असल बात क्या है, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिक को। ये लोग नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब है पुराने वक्तों की याद। पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ भारत। इन्हें इसमें मज़ा आता है कि दंगे हों, लोग मारे जाएं, ये उसके नाम पे रिलीफ इकट्ठा करें, ये रोना रोएं, ये सेंस ऑफ विक्टिमहुड पैदा करें। आज दंगे नहीं हो रहे 5 साल से। ट्रिपल तलाक एक्ट लागू हो चुका ये है। पहली बार है भारत में आज़ादी के बाद कि 5 साल तक एक भी मेजर दंगा नहीं हुआ पूरे देश में कहीं भी। लेकिन उन लोग लिंचिंग को भी दंगा ही मानते। भाई वो हम मान लिए, उसमें वो केस ला दो जिसमें कार्रवाई ना हुई। सही बात है। अब ख़त्म करते हैं इस इंटरव्यू को। मुस्लिम महिलाएं जिनके लिए ये सौगात के तौर पे ये ट्रिपल तलाक एक्ट 2019 आया है, उनके लिए 2 लाइन में संदेश बोल दीजिए। ये उनके लिए नहीं अकेले, उनको तो एक बहुत बड़े जुल्म से निजात मिली गई है। इससे भारत की सभी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, और इस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो ये देश, पूरा देश मजबूत होगा, भारतीय समाज मजबूत। ये सिर्फ अकेले महिलाओं को टच नहीं करेगा, ये पूरे देश के मानस को टच करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। धन्यवाद। ट्रिपल तलाक एक्ट की लागू जिसको है मुस्लिम महिलाओं के लिए सौगात, या मुस्लिम महिलाओं कहीं ना कहीं देखिए तो उनके अंदर एक सुकून का एक खुशी की लहर उनके अंदर, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लगातार अपोज कर रहे हैं, इसकी खिलाफत में अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। लेकिन एक महिला की अगर बात करें तो जब वो शादी करके आती है तो अपने घरौंदों को सजाने के लिए न जाने कितने ही अरमानों को लेकर आती है, लेकिन उन अरमानों के बीच में 3 शब्द जो थे, तलाक तलाक तलाक, ये इस तरह से धराशायी होते थे कि वो सारा चकनाचूर हो जाता था, जिसमें इमोशनल, मेंटल एंड सोशल ब्रेकडाउन ये तीनों एक साथ होते थे।
कितना कारगर होगा ये ट्रिपल तलाक है, क्योंकि सोशल अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तय है कि कानून सख्त है, ऐसे में कार्रवाई ज़रूर होगी। इस ट्रिपल तलाक को लेकर ही साजिश सजी। एक शेर याद आता है जब उन्होंने बोला था कि तलाक तो दे रहे हो बड़े गुरूर से, तलाक तो दे रहे हो बड़े गुरूर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरी मेहर के साथ। मैं ठीक बोल रही हूँ? बिल्कुल सही है। शुक्रिया। तो एक स्कॉलर, एक लीडर और एक लीगल काउंसलर आरिफ मोहम्मद के साथ अनकट।